गुड मॉर्निंग गाइस। ये हमारा वीडियो लेक्चर सेकंड है और आज हम बात करते हैं आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत की। ध्यान देना, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, क्वांटमीकरण, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत तो मैं हकीकत बताया था आपको बोल करके कि कोई वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है तो उस पर जो आवेश है, उस पर जो आवेश है वो सतत रूप से ना होकर के, उस पर जो आवेश है वो सतत रूप से ना होकर के इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो सतत रूप से ना होकर के इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्लियर? किसी भी वस्तु पर आवेश सतत रूप से ना होकर के इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात आवेश को भिन्नात्मक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? आवेश को किस रूप में प्राप्त नहीं कर सकते? भिन्नात्मक रूप में। सपोज करिए किसी वस्तु का कुल आवेश कितना है? Q है। तो जो वैल्यू निकल के आती है Q बराबर प्लस माइनस n t। यहाँ पर Q क्या है? कुल आवेश है। n क्या है? नंबर्स हैं 1 2 3 डॉट डॉट, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक चार्ज कहते हैं। ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको प्रारंभिक आवेश भी कहा जाता है। क्लियर है? अब तुम्हें याद रखना है कि किसी वस्तु पर जो आवेश है, देखिए दोबारा बता देता हूं कि कोई वस्तु होती है उस पर जो आवेश है वो लगातार ना बढ़ करके सीढ़ीनुमा बढ़ता है। मतलब जैसे कि ऐसे नहीं है, मतलब लगातार आ जाए कि 1 पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 है। कितना है? 1.6 है। तो 1.7 नहीं आएगा, 1.7 नहीं आएगा, सीढ़ीनुमा बढ़ेगा। तो 1.6 नेक्स्ट जो आवेश आएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेक्स्ट आवेश आएगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सीढ़ीनुमा बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, नंबर्स के रूप में बढ़ता है। अब ध्यान दीजिए कि हमने इस सिद्धांत में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसको हम भिन्नात्मक रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, या किसी वस्तु पर जो आवेश है उसको भिन्नात्मक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि 1990 में फ्रीडमैन, कैडल्स और टेलर नामक वैज्ञानिकों ने क्वार्क कणों की खोज की जिन पर आवेश भिन्नात्मक रूप में पाया गया। किस में पाया गया? भिन्नात्मक रूप में पाया गया। क्वार्क कण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। क्वार्क कण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 अप क्वार्क, नंबर 2 डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम स्ट्रेंज क्वार्क, बॉटम क्वार्क और चार्म क्वार्क। अप क्वार्क पर जो आवेश होता है 2/3 E होता है, और डाउन क्वार्क पर जो आवेश होता है -1/3 E होता है। क्लियर है? अब इनसे पूछा गया है वैज्ञानिकों से कि भाई ये बताइए कि इन कणों का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। जैसे कि प्रोटॉन आप जानते हैं कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। क्लियर है? अब हमें ये याद होना चाहिए कि प्रोटॉन पॉजिटिव ही क्यों होता है और न्यूट्रॉन उदासीन ही क्यों होता है। तो उसका कारण ये है कि प्रोटॉन जो होता है उसमें 2 तो अपकारक होते हैं। कितने होते हैं? 2 अपकारक होते हैं, और एक कितना होता है? डाउन क्वार्क होता है। और न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क होते हैं, एक क्या होता है? अप क्वार्क होता है। ठीक है? अब देखिए, हमने अप क्वार्क का आवेश लगाया, कितना होता है? 2/3 E, और 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस -1/3 E डाउन क्वार्क हो गया। इसको हमने हल किया तो 2 × 2 4/3 इलेक्ट्रॉन, और प्लस माइनस माइनस आ गया और E आ गया। यहाँ हमने एलसीएम लिया, 3 आया, 4E - E, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? E बचा, A। तो कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। न्यूट्रॉन में देखिए यहाँ कितने डाउन क्वार्क हैं? 2 हैं, तो 1/3 E डाउन क्वार्क का आवेश हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अप क्वार्क है 2/3 E, और इसको हमने हल किया, कितना है? 0। तो न्यूट्रॉन क्या हो गया? उदासीन हो गया। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं हम लोग आवेशों का क्वांटमीकरण। क्या कहते हैं इसको? आवेशों का क्वांटमीकरण। तो एक बार चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत देखिए आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज क्लियर है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। जैसे कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में आपने अक्सर देखा होगा कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत होता है कि आवेश को भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर है। तो मैं एक बार नियम बोल के बता देता हूँ कि क्या होता है संरक्षण का सिद्धांत कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित कर सकते हैं। देखिए इधर मैं लिख देता हूं, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है या जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, क्लियर बेटा। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। क्लियर है। अब देखो इसका मैं मतलब समझा देता हूं कि आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है कि इस सिद्धांत कहना क्या चाहता है बेटा। इस सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब है कि एकल आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, कि एकल आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। ध्यान देना कि संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि एकल आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, अर्थात एकल आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। आवेश को हमेशा युग्म में ही पैदा किया जाता है।
आवेश को किसमें उत्पन्न किया जाता है? युग्म में उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए बेटा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जैसे कांच है, कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है। कांच की छड़ है और रेशम का क्या है? कपड़ा है। उन दोनों को रगड़ने से पहले, जैसे कि ये कांच की छड़ और ये रेशम का कपड़ा, इन दोनों को रगड़ने से पहले दोनों पर आवेश कैसा है? जीरो, कि ना तो ये आवेशित है और ना ही ये आवेशित है। लेकिन जैसे हमने इनको यूं रगड़ा तो ये क्या हो गई? धनात्मक हो गई, ये क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। पर इस अवस्था में दोनों पर आवेश कैसा है? समान और विपरीत। तो समान और विपरीत आया तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ये नष्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नष्ट कर लेंगे। तो अभी भी आवेश कैसा है? जीरो ही है। तो क्रिया से पहले भी आवेश कितना था? जीरो, और रगड़ने के बाद भी कैसा आया? जीरो। अभी भी आवेश कैसा है? संरक्षित ही है। ठीक है ना? तो देख लीजिए, कांच की छड़ है, कांच की छड़, और किससे रगड़ा बेटा हमने इसको? रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से। तो जितना आवेश इन दोनों को रगड़ने से पहले इस पर आवेश कितना है? जीरो। इस पर आवेश कितना है? जीरो। लेकिन रगड़ने के बाद जितना आवेश धनात्मक इस पर आया उतना ही ऋणात्मक आवेश इस पर आ गया, रेशम के कपड़े पर। तो अभी भी कुल आवेश कितना है? जीरो है। जैसे कि एवोनाइट की छड़ लिया आपने, एवोनाइट की छड़, इसको किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से। ठीक है? तो जितना ऋणावेश एवोनाइट की छड़ पर आएगा उतना ही धनावेश किस पर आएगा? बिल्ली की खाल पर आएगा। तो अभी भी कुल आवेश कितना है? जीरो है। यहां आप लोग ऊन को किससे रगड़ सकते हैं? आप लोग धातु से रगड़ सकते हैं। ठीक है ना? सिल्क ले सकते हैं आप लोग, सिल्क को आप लोग प्लास्टिक से रगड़ सकते हैं, प्लास्टिक। तो इन अवस्थाओं में आवेश हमेशा कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि दोनों छड़ों को आपस में रगड़ने से पहले आवेश कितना था? जीरो था। रगड़ने के बाद भी आवेश कैसा है? जीरो ही है। क्लियर है? तो अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश हमेशा कैसा रहता है? संरक्षित ही रहता है। ये चीज ध्यान रखना कि आवेश संरक्षण का जो नियम है वो एक प्रकृति का मौलिक नियम है। कैसा है? मौलिक नियम है, क्योंकि इसमें हमेशा संवेग और ऊर्जा कैसी रहती है? संरक्षित ही रहती है। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए यहां पर रेडियो एक्टिव शय देखिए, रेडियो एक्टिव शय में। अब देखिए रेडियो एक्टिव शय में क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उनमें क्या होता है कि हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। तो यूरेनियम को यूज करने से पहले टोटल आवेश कितना है उस पर, और यूरेनियम को जब यूज किया गया उसके बाद उस पर आवेश कितना है, ये हमें देखना होता है। तो देखिए जब इसमें हम लोग 92 यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं या इसका क्षय होता है, तो थोरियम 90 234 प्लस 2He4 मतलब एक अल्फा कण बनता है। क्या बनता है? एक अल्फा कण बनता है। अभी भी देखिए यहाँ 92 और यहाँ 90 प्लस 2 कितने हो गए? 92 हो गए। यहाँ देखिए 238 है, 34 प्लस 4 कितने हो गए? 238 हो गए। तो अभी भी कुल आवेश कैसा है? संरक्षित ही है। ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट है युग्म विलोपन। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? ध्यान देना कि जब इलेक्ट्रॉन के पास एक पॉजिट्रॉन लाया जाता है तो वे एक दूसरे का विनाश कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के पास एक पॉजिट्रॉन लाया जाता है तो वे एक दूसरे का क्या कर लेते हैं? विनाश कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में दो गामा फोटोनों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? दो गामा फोटोनों का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रॉन के पास एक पॉजिट्रॉन लाया जाता है तो
वे एक दूसरे का कर लेते हैं, विनाश कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में दो गामा फोटोनों का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन ये एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे का विनाश कर लेते हैं, तो दो गामा फोटोन बन जाते हैं, गामा फोटोन, दो गामा फोटोन बनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है ना, ये इसका विपरीत कण होता है। अब बात करते हैं युग्म उत्पादन की, युग्म उत्पादन की, युग्म उत्पादन। अब इसमें भी क्या होता है कि जब गामा फोटोन नष्ट होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन जाता है। क्लियर। तो अभी भी चार्ज कैसा है, जीरो है, क्योंकि देखें इसमें देखना ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन ये प्लस माइनस है, क्या कर देंगे, खत्म कर लेंगे दूसरे को। अब आप जानते हैं गामा फोटोन जो होता है, जो फोटोन होता है उस पर चार्ज हमेशा, या उसका कह सकते हैं उसका जो ग्राम द्रव्यमान होता है वो जीरो होता है, और ग्राम द्रव्यमान जीरो है तो उसका आवेश भी कैसा रहेगा, जीरो ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो गया। तो देख लीजिए, मैं एक चीज और नोट पॉइंट में याद रखना है, नोट पॉइंट है बेटा। देखिए क्या है कि सर मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि संरक्षण का सिद्धांत क्या बताना चाहता है, हमें ये बताना चाहता है कि एकल आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। यदि आप ये सोचें कि मुझे तो प्लस ही प्लस चाहिए या कहें मुझे माइनस ही माइनस चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको अगर प्लस चाहिए तो जितना आप प्लस लेंगे उतना ही क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि एकल आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, अर्थात आवेश को हमेशा युग्म में ही उत्पन्न किया जाता है, क्लियर है। तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है कि एकल आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, अर्थात आवेश को हमेशा किसमें उत्पन्न किया जाता है, युग्म में ही पैदा किया जाता है। क्योंकि अगर सपोज करो एकल आवेश का अस्तित्व संभव हो जाता तो हो सकता है इस प्रक्रिया पूरी पर धनावेश होता, हो सकता है ऋणावेश होता। तो इस तरह की क्रिया हो जाती तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। क्योंकि सृष्टि के निर्माण के समय में भी मेटल और एंटी मेटल समान मात्रा में ही बने थे, क्योंकि तभी ऐसा बैलेंस बन पाता है। तो ये क्या हो गया, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देख लीजिए सभी और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई कि किसी भी विद्युत निकाय का कुल आवेश हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है, अर्थात एक आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है। देखिए तो अगला टॉपिक देखते हैं बेटा। ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।